अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमल वॉइस की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो माई सलमा की कहानी पर है, जो कि आप मेरी ज़ुबानी सुनेंगे। अपना ख्याल रखना सलमा, मैं जल्द आऊँगा तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए, जिसमें गम का शायबा तक ना होगा, जिसमें तुम फ़ख्र करोगी कि ज़िंदगी ऐसी भी जी जाती है। मुझे यकीन है कि कभी ये जालिम ज़िंदगी तेरी आंखों में आंसू तक न देगी। अल्लाह के सुपुर्द मेरी झल्ली, मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। वो रुखसत हो रहा था। अक्टूबर में जुदाई और इंतज़ार थमा रहता है। हाय संगदिल ज़िंदगी, रशीद तुझे ही तो सर करने जा रहा है। तुम जाने कब मोम होगी, शायद तब जब हम दीवाने बूढ़ी सांसें जी रहे होंगे। ठंडी हवाएं, ठंडी यादें भी दे जाती हैं। ऐसा किसी ने कब सोचा था। वो झल्ली उससे लिपट गई। देख रशीदे, वादा वफा करना। मुझे झल्ली कहते कहते झल्ली ही ना समझ लेना कि जिसके जज्बात मर चुके होते हैं। तुमने वफा निभाई तो हम अपनी ज़िंदगी बिना किसी फ़लसफ़े के चैन से लड़ झगड़ कर प्यार करके गुजार सकते हैं। मगर बेवफाई एक बूढ़ी सलमा की मौत होगी, जो ज़बान की पक्की है। देखना उसका दिल पक्का ना कर देना। वो रोने लगी थी। रशीद के लिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे खुद से दूर करते उसकी आंखों से आंसू साफ किए और उसे यकीन दिलाने लगा। हाय हाय पगली, रोती काहे को हो? तुमको क्या हम पे यकीन नहीं है? वो उसकी मोटी मगर भैंगी आंखों में आंसू देखकर बेचैन सा हुआ था। यकीन की बात होती तो यहाँ कीकर के नीचे कभी तेरे कंधे से लगकर रो ना रही होती। उसके आंसू अभी तक जारी थे। तो फिर कैसे वहम में पाले बैठी हो मेरी शबनम? उसने फिल्मी अदाकारा शबनम से उसे मिलाया तो वो झीम सी गई। ये मोहब्बत बहुत चालाक होती है। मासूम लोगों को उस कुर्बानी के बकरे की तरह फरेब देती है, जिसके गले में उसे कुर्बान करने से पहले हार पहनाए जाते हैं। उसका ख्याल रखा जाता है। वहाँ में तुझसे नहीं, वहाँ में तो शहर से है। सुना है शहर बहुत जालिम होते हैं। हम गांव वाले भोले लोग तो वापस अपने घर का रास्ता तक भूल जाते हैं। इस शहर की भूल भुलैयों में खोकर रह जाते हैं। वो मेरे मामे का पुत्र जो। उसने इतना ही कहा था कि रशीद ने बात उचक ली। वो जानता था कि ये किस्सा बहुत लंबा है और वक्त बहुत कम है। अभी 5 मिनट में बस आ जाएगी और वो ज़िंदगी जीतने जा रहा था, ज़िंदगी को बदलने। तभी बहुत खुश था। अच्छा बस कर, सब तेरे मामे के पुत्र जैसे नहीं होते। ए लो, बस भी आ गई है। बस तब जहर लगती है जब मुसाफिर को ले जाती है और फिर किसी स्टॉप पर उसे दर बदर फिरने के लिए उतार देती है। उसे भी ये बस बुरी लगी थी। रोती मत रहना, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह के सुपुर्द। बस आ गई और वो जल्दी से बस की छत पर चढ़ गया। वो पीछे से देर तक हाथ हिलाती रही। शीदे, शहर जाकर मुझे भूल ना जाना और जल्दी वापस आना। बस दूर जा चुकी थी और उसकी आवाज़ें बस में बैठे रशीद के कानों तक ना पहुँच सकी। आवाज़ें पीछे रह गई, बस आगे बढ़ गई। वो नम आंखों से मुड़ गई। रशीद सलमा का तायाजाद था। बचपन से साथ मट्टी खाते हुए बड़े हुए। थोड़े और बड़े हुए तो साथ ही गिल्ली डंडा, शटापो और दीगर खेल खेले थे। रशीद उसे कीकर के दरख्त पे किसी महफूज तन्ने पर रस्सी डालकर झूला झुलाता और वो खुद में हवाओं में उड़ती, किसी परी सा महसूस करती, जिसके पर उसका रशीद था, जिसे सब शीदा कहते थे। वो उसे दूर तक ले जाता था, आसमान के उस पार, तखय्युल के उस पार, पर्वत के उस पार। लड़कपन आ पहुंचा। जब सुनहरी गंदम कटने लगी, तब पक्की गंदम के साए में उसने सलमा से मोहब्बत का दावा किया था। मोहब्बत क्या होती है? कोई बदरूह या आसिर? महबूब क्यों इतना बुलंद रुतबा हासिल कर लेता है कि वो हमारे लिए रब के बाद होता है, एक मुकद्दस शय की तरह। हम मिट्टी के पुतले कच्चे घरों से कैसी उम्मीद लगा बैठते हैं कि उससे आग का दरिया पार हो जाएगा। वो 5 जमातें पढ़कर घर का चूल्हा चौका संभालने लग गई थी, लेकिन सबको 5वीं जमात में 10 बच्चों में अव्वल आने पर मिलने वाला गले का हार दिखाती फिरती थी। अम्मा अब्बा, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ, अब देख मुझे ये हार भी मिला है। उस्तानी साहिबा कहती हैं कि मैं अगली जमात में भी दाखिला लूँ। उसके अब्बा तो एक निगाह डालकर हुक्का गड़गड़ाते बाहर चले गए। उसकी अम्मा ने उसे मेडल उतारकर बक्से में रखकर उसके साथ साग साफ करने को कहा। मतलब ये था कि बस कर लड़की, ये पढ़ना पढ़ाना अमीरों के चोचले होते हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा आ जाए वो ये गुल खिलाते हैं। तुम चुप करके घर गृहस्थी सीखो।
اس نے بنا کچھ کہے حکم مان لیا، جبکہ اس کی دوستیں رجو، نیلا اور راشدہ نے اگلی جماعت میں داخلہ لے لیا۔ وہ ساری لڑکیاں بستہ کندھے پر ڈالے اسکول جاتی اور وہ اپنی امی کے ساتھ مٹی لاتی، ساگ توڑتی، بھینسوں کو چارہ ڈالتی، دودھ دھوتی، اور پھر پڑھنے کا دل رکھنے کے باوجود اس نے گھر والوں کو تنگ نہ کیا، کیونکہ وہ چودھری کی بیٹی نہیں تھی۔ ان کے گھر کا خرچہ چل جاتا، یہی کافی تھا۔ رشید بھی پڑھنے میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے کافی دفعہ سلمہ کو بھی سمجھایا کہ پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، لیکن اس نے ہر بار یہی کہا کہ اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو۔ رشید نے میٹرک پاس کیا تو اب شہر پڑھنے کے لیے جانے لگا۔ سب نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ اتنی جماعتیں کافی ہیں، اب اچھی بھلی نوکری مل جائے گی تمہیں، مگر وہ نہ مانا۔ گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے جانے والا وہ پہلا لڑکا تھا۔ چلا بھی گیا، مگر وعدہ تھما کر، لوٹ آنے کا وعدہ کر کے۔ دن زندگی کے کٹنے لگے۔ روز صبح وہ گاؤں کے سٹاپ کی طرف آنکھیں ٹکا دیتی۔ امید کا دیا سخت آندھیوں میں بھی نہ بجھا۔ اب تو 5 سال ہونے کو آئے، مگر رشید نہ آیا۔ شہر سے 1.5 سال تک مہینے میں ایک خط آ جاتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں آتا۔ اس نے ان تمام خطوط کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس خط پر انگلیاں پھیرتی اور پھر اسے دیوانہ وار چوم لیتی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب وہ انتظار کرتی۔ آنکھیں بوڑھی ہونے لگی تھیں، چہرے پہ لڑکپن کے بعد آئی جوانی بھی اب ڈھلنے لگی تھی، مگر انتظار ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ ماں تو کب کی آنکھ موند گئی۔ ایک باپ کا سایہ تھا جو اب صرف سایہ ہی بن کر چارپائی سے چپک کر اپنی شریک حیات کو یاد کرتا رہتا۔ اس کے باپ نے بہت ترلے منتیں کی، مگر وہ زبان کی پکی نہ پگھلی۔ دیکھ ابا، اس نے مجھ سے پہلے وعدہ کیا تھا، انتظار فرض ہو گیا مجھ پر۔ قسم ہے ابا، اس وعدے سے پہلے تو مجھے جو کہتے میں مان لیتی، مگر اب نہیں۔ وہ میری دھی رانی ہے، وہ شہر جا کے بدل گیا ہے۔ شہر کی خصلت خود غرضی کی سی ہے، وہ کبھی کسی گاؤں والے کو اس دلدل سے نہیں نکلنے دے گی۔ وہ پتر جو شودا گاؤں کی مٹی کے خلوص کو نہ جان سکا، جو کبھی یہ دیکھنے نہ آیا کہ اس کی زمینیں کس حال میں ہیں، جو یہ بھول گیا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں کہ زندہ ہیں، وہ تجھے کیا یاد رکھے گا؟ یاد رکھنی، جو جنم دینے والی ماں کو بھول گیا وہ کسی عورت کا نہیں، اس کے پیچھے خوار ہونے سے کچھ حاصل نہیں۔ وہ چپکے سے ابا کی چارپائی سے اٹھ کر چلی جاتی۔ اسے آنسو آتے تھے مگر وہ کبھی نہ روئی۔ کہ جانے کیسی ضد تھی، کون ہے جو جوانی سے بڑھاپے تک کے درمیانے وقت میں نہ رویا ہو؟ یہ جانے کیسی محبت تھی، محبت کا جانے کیسا مان تھا، جس میں زندگی داؤ پر لگا دی مگر پھر بھی خالی ہاتھ ہی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی خالی ہاتھ رہ جانا بھی جیت کے زمرے میں آتا ہے، سو اپنی مرضی سے اس نے یہ جیت چنی۔ وہ ہر جمعرات کو گاؤں کے دربار پہ جاتی، دعا کرتی، منت مانگتی۔ ہر روز اس بس سٹاپ والے کیکر کے پاس جاتی جہاں آخری بار کسی کو الوداع کہا تھا۔ بسیں آتی جاتی مگر وہ نہ آیا۔ کتنے ہی دن بیت گئے، کتنے مہینے، ہائے کتنے سال، وہ بچھڑا واپس نہ آیا۔ لیکن امید کا دیا کبھی نہ بجھا۔ کسی نظر کو اس کا انتظار آج بھی تھا۔ وہ کچے مٹی کے گھر ڈھٹ گئے، ریڈیو کے بجائے اب رنگین ٹی وی، پھر DVD، LCD آ چکے تھے، سائیکل سے موٹر سائیکل اور کار، اور اب خطوط بھی کوئی نہ بھیجتا تھا۔ ایک نمبر ملانے کی دیر تھی، مگر جانے اس کے نصیب میں اتنا انتظار کیوں تھا، اور پھر صبر شاید اسے گھٹی میں پلایا گیا تھا۔ اس نے شہر جانے والے ہر بندے کو پیغام دیا کہ شیدے کو واپسی کا کہے۔ وہ خود بھی گئی تھی مگر تھک کر واپس آ گئی۔ وہ کتنے ہی شہروں میں جاتی، جانے وہ کس شہر میں تھا، شہر کی کس گلی کس مکان میں تھا۔ اس کی تائی دیوانی سی ہو گئی تھی۔ اسے کبھی غصے میں کہتی، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کیا، کس ڈھیٹ مٹی سے بنی ہو، جس کا انتظار کرتی ہو وہ بے وفا ہے، شادی کر کے اپنے بوڑھے باپ کے سر سے باڑ ہٹاؤ۔ اس کی سہیلیاں رجو، نیلا اور راشدہ استانیاں لگ گئی تھیں۔ بڑی اکڑ سے بغل میں بڑا سا پرس دبائے وہ اس کے پاس سے گزر جاتی اور اس کی طرف دیکھ کر ہنس دیتی۔ اس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، بال مکمل سفید ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے گھر سے سب کے جنازے اٹھتے دیکھے تھے، اماں، ابا، تائی، تایا۔ وہ اب محلے کے بچوں کو سپارہ پڑھایا کرتی تھی، بچے بھی اپنی ہم عمر کے پوتے پوتیاں۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ۔ کس کو فرصت ہے جو تھامے دیوانوں کا ہاتھ، ہم کو اپنا سایہ تک اکثر بیزار ملا۔
बच्चे चोरी चोरी बेरी के दरख्त को पत्थर मार रहे थे। वो इस सब से अनजान तो ना थी, मगर अनजान पड़ी लेटी रही। फिर किसी की आवाज़ कुछ गुनगुनाने की आई। जाने कैसा कर्ब था। वो बूढ़ी भैंगी आंखों वाली माई जो कि कमर के साथ बाहर आई तो बच्चे भाग गए, मगर वो लड़की वही बैठी रही, बेरी के दरख्त के साथ टेक लगाए। जाने क्या सोच रही थी, और इसी सोच का कर्ब उस आवाज़ में झलक रहा था। ए लड़की, मेरे घर के सहन में बैठकर गीत गाती है, उठ यहाँ से और बाहर कहीं दूर जाकर गाये दुखी गीत। मेरे घर में दुख नाम की कोई शय नहीं है। तुम यहाँ मनहूसियत ना फैलाओ, जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। वो लड़की धीमे से उठी और बाहर गेट की तरफ चल दी। सुनो, तुम अभी कम उम्र हो, कम उम्री के वादे बूढ़ा कर देते हैं। जिस रास्ते पे चल रही हो पहले उसकी मंजिल का तयन कर लेना। अगर कदम डगमगा रहे हैं तो वापस पलट आ। और हाँ, मोहब्बत में दुखी गीत नहीं होते। जिसे मोहब्बत मिल जाए वो कभी दुखी नहीं रहता। आइंदा अपने दुखों पर मोहब्बत का नाम मत लेना। अब जाओ तुम। बेफिक्र रहो सलमा बी, मैं बेवकूफ़ नहीं जो जिंदगी त्याग दूं। वो लड़की ठटकी, पलट कर जवाब दिया और चल दी। ये आजकल की नस्ल बहुत चालाक है। कमबख्त, होशियारियां तो कोई इनसे सीखे। वो फिर घर में अकेली रह गई। बेरी का 70 साल पुराना दरख्त और वो पुरानी चीज़ें कहाँ नए ज़माने में फिट आती हैं। बाहर गाड़ी रुकी थी। अचानक उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। उसके कमरे की तरफ जाते हुए कदम रुक गए। हवा में एक खुशबू सी फैली थी। तभी घर के गेट से एक बूढ़ा दाखिल हुआ। अगर उसकी आंखें धोखा नहीं दे रही थीं तो पैंट कोट पहने वो कोई और नहीं उसका रशीद था। सलमा, उसने उसकी तरफ देखते ही पुकारा, जैसे खोया हुआ बच्चा अपनी माँ को कई सालों बाद पुकारता है। उसकी तड़प बिल्कुल वैसे ही थी। मैं कुर्बान जाऊं तुझ पर, आप बैठ शीदे। उसने सहन में बिछी चारपाई की तरफ इशारा किया और लरसती टांगों से भीगी आंखों से उसे देखने लगी। बूढ़े झुर्रियों बड़े गाल पे आंसू सा कुछ गिरा था। उसने फौरन साफ किया। उस आंसू में सुकून सा था, जैसे कई सदियां मुसलसल चलने के बाद मंजिल अचानक मिल जाए। और उस आंसू में सुकून ऐसे भी था जैसे कि रास्ता भटके बादशाह को बुढ़ापे में अपना मुल्क मिल जाए और लोग आज भी उसके इंतज़ार में हों। देखिए कमबख्त आंसू, तेरे सामने टपक पड़ा। मैंने वादे में खिलाफी नहीं की। ये आंसू संभाल कर रखा था तब से ही। मुझे माफ़ कर दे, मैंने वादा वफा ना किया। मुझे माफ़ कर दे। रशीद के साथ आए 2 बंदों ने देखा कि वो बूढ़ा कैसे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा है। वो उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। मिस्टर रशीद सुलेमान, संभल कर। वो आगे बढ़े, मगर उसने हाथ से रुक जाने का इशारा किया। उसका शीता इस काबिल बन गया था कि उसे इज्जत से पुकारा जाता था, मगर अब उस इज्जत, उस पैसे की उसे परवाह थी। अब उसे मोहब्बत का एहसास हुआ, मगर तब जब टांगे कब्र में थी। मैं भटक गया था सलमा, तुम्हारा शीदा भटक गया था। शहर की रंगीनियों ने उसे ऐसा उलझाया कि मैं सब कुछ भूल गया। मुझे लगा यही वो ज़िंदगी है जिसकी मुझे तलाश थी। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मैंने जानबूझकर वादा नहीं निभाया। मैं भूल गया था कि इंसान लौट कर वहीं आता है जहाँ पैदा होता है। तू रो मत शीदे, मैं अब आंसू पोंछती अच्छी नहीं लगूंगी। तू बता, घर वाली कैसी है तेरी? और उठ इधर से। उसने ज़मीन से उठने का कहा। वो उठा और चारपाई पर बैठ गया। वो तो साल पहले ही एक हादसे में मर गई। जब वो मरी तो तब मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। वो तब फिर बच्चों की तरह रोने लगा। अफसोस हुआ। उसे यकीन था कि शीदे ने शादी कर ली होगी, मगर उसकी ज़बान से सुनकर उसे थोड़ा दुख हुआ था। कोई शिकवा तो करो, लड़ो झगड़ो मुझसे। मेरी घुटन तो कम हो, किस हक से शिकवा करूं? जब रुतबा महबूब कर दिया जाए तो सिर्फ पूजा जाता है, तब शिकवे नहीं होते, आरजू नहीं होती कोई। मेरी ज़ुबान ने तो शिकवा तभी ख़त्म कर दिया था जब अल्लाह बख्शे मेरे बाप ने मुझे ताना दिया था। जब अल्लाह बख्शे ताई मरहुमा को उसने कहा था कि शीदा तो ठग निकला। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी, जैसे अब बुलावा आ गया था। वो मुस्कुराने लगी, तल्ख मुस्कुराहट, लुका छुपी खेलती मुस्कुराहट। वो माफ़िया मांगता रहा और वो महबूब का दीदार करते इस दुनिया से चली गई। उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ, ज़िंदगी ख़त्म हुई, मोहब्बत सुरखरू हुई, खाक खाक में मिली। मगर देखा जाए तो माई सलमा की ज़िंदगी में सिर्फ इंतज़ार था। मोहब्बत यूं भी होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
شکریہ.